दरअसल कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। सेहत के साथ आर्थिक हालात पर कोरोना का डबल अटैक हुआ है। ऐसे माहौल में भारत सरकार ने देश के लिए अब तक के सबसे बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इसे आत्मनिर्भर भारत योजना का नाम दिया गया। निसंदेह बड़ा आर्थिक पैकेज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी? किसान, मजदूर, श्रमिक, मध्यम वर्ग को आखिर से फायदा होगा क्या? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने आखिर कौन सा प्लान तैयार किया है जिसके तहत देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश वे कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ इतने के ही आर्थिक पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कोरोना महामारी से हाँफ रही अर्थव्यवस्था को जिस संजीवनी का इंतजार था, उसकी घोषणा पीएम मोदी ने कर दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने ये मंगल संदेश देश की जनता को दिया। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज है। पैकेज में किसे क्या मिलेगा, इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विस्तार से जानकारी देंगी। कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के देश के नाम संबोधन की एक और खास बात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था के 5 पिलर्स की जानकारी दी, जिसके सहारे इकोनॉमी में उछाल आएगा। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। वहीं प्रधानमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों को प्रमुखता देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल के लिए वोकल होने का समय आ गया है। सभी को अपने लोकल प्रोडक्ट्स पर गर्व करना चाहिए। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट,
लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहाँ के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। सरकार ने जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है उसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस सभी पर जोर दिया गया है। सरकार की मंशा और विजन साफ है। बड़े आर्थिक पैकेज के साथ मोदी सरकार देश के विकास के पहिए को जोर से चलाना चाहती है और इसके लिए सरकार का ब्लूप्रिंट क्या है वो भी जल्द ही सामने आ सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस सेक्टर को कितना मिलेगा। लिहाजा आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो अपने आप में बड़ी है। यहां आर्थिक पैकेज के बंटवारे का ऐलान किया जा सकता है। आर्थिक पैकेज के बारे में हो सकता है कि वित्त मंत्री जानकारी दें किस सेक्टर को कितना मिलेगा, किसानों की मदद कैसे की जाएगी, मध्यम वर्गीय परिवार की मदद कैसे की जाएगी, मजदूरों के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। ये वो तमाम चीजें हैं इस वक्त जहन में सवालों के तौर पर। हो सकता है इसके जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते। मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जिसका ऐलान किया गया, अब उम्मीद है कि सभी क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर जिसे बड़ा फायदा मिल सकता है, जिसे बड़ी राहत मिल सकती है। जीएसटी रेट में कटौती भी संभव है। लेबर एंड लैंड सेक्टर में सुधार हो सकता है। मनरेगा जो कि मजदूरों के लिए चलाई गई योजना है, इस पर भी हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाए। 100 से 150 या 200 दिन रोजगार की गारंटी सरकार इसके तहत दे सकती है। कुल मिलाकर इंतजार किया जा रहा है शाम 4 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का। क्या यहां पर कहती हैं वित्त मंत्री, ये देखने वाली बात है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़ गए जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या जरूरत नजर आती है, सरकार अपनी बातों को किस तरीके से प्रधानमंत्री के सामने रख चुकी है या फिर आने वाले समय में रखेगी, क्योंकि अभी भी बातचीत की कुछ गुंजाइशें राज्य से रह जाती हैं। इसके अलावा आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ के लिए जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे छत्तीसगढ़ की जरूरतें क्या हैं, और दीप्ति हमारी सहयोगी भोपाल से इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। शुरुआत दीप्ति आप ही से कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर समझने की कोशिश करें, क्या जरूरतें नजर आती हैं राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार तक क्या जरूरतें पहुंचाई गई होंगी या पहुंचाई जाएंगी आने वाले समय में? अनुराग, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो एक काफ़ी बड़ा तबका है जो मजदूरी और खेती दोनों पर निर्भर करता है। तो मध्य प्रदेश में जो बेसिक ज़रूरत होगी वो सबसे बड़ी ज़रूरत होगी जो मजदूर हैं उनके लिए, कि उनके लिए जो पैकेज दिए जा रहे हैं वो क्या दिए जा रहे हैं और वो उन तक कैसे पहुंचाए जाएंगे। दूसरी बड़ी चीज़ है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को लेकर, क्योंकि किसानों का बहुत एक बड़ी जनसंख्या है जो सिर्फ खेती किसानी पर चलती है। किसानों का एक बहुत बड़ी संख्या है। यही वजह रही कि दूसरे लॉकडाउन के बाद सरकार ने एक बाकायदा सिस्टम तैयार किया था कि मंडियां प्राइवेट जगह पे भी खोली जाएंगी और उनके लिए पूरी तरीके से जो मंडी नियम थे उसमें संशोधन किया गया था। तो दूसरी ज़रूरत है किसानों की। और तीसरी अगर हम बात करें तो जो एमएसएमई की बात की जाती है, जो लघु उद्योगों की बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की
बात है, उनके लिए तीसरी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब समूहों में छोटे छोटे गाँव में काम करते हैं, क्योंकि इनके लिए अगर इनका प्रोडक्शन हो और प्रोडक्शन के बाद इनको मार्केट मिले, ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ तक मार्केट की बात है तो उसमें एक लोकल की बात को जोर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो जो 3 सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है इसमें मध्य प्रदेश की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है बहुत विकसित राज्य नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत पिछड़ा भी नहीं, पर लेकिन जो पूरी इकोनॉमी है वो सिर्फ इस पे बेस्ड है, क्योंकि मजदूर माइग्रेट होकर भी बहुत आए हैं, उनके पास फिलहाल पे कोई रोजगार नहीं होगा। दूसरा, किसानों की स्थिति कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से मौसम के हालात भी ठीक नहीं है, कोरोना के चलते भी बहुत सारी चीज़ें काफ़ी कुछ चेंजेस हुई हैं, तो उनको लेकर है। और इन सब के अलावा जो दूसरी बड़ी ज़रूरत है वो MSME की है, जिसमें छोटे उद्योग आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश की अर्थव्यवस्था इन्हीं 3-4 चीज़ों को लेकर बनती है। और खासकर इस वक्त अगर बात करें तो मजदूरों की और MSME इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मध्य प्रदेश सरकार इन पे बेसिक तौर पे ध्यान दे। ठीक है दीप्ति, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए। आदित्य, भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो कई बार पत्र लिख चुके हैं कि आप पैसे जो हैं वो आवंटित कीजिए विशेष पैकेज के तौर पर छत्तीसगढ़ के। GST के रकम को लेकर भी मुख्यमंत्री कई बार प्रधानमंत्री से आग्रह कर चुके हैं, लेकिन राज्यवार इस बार 20 लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा रहा है। सेक्टर्स वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कि किस क्षेत्र में किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, उसे कितना पैसा दिया जाए। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से समझने की कोशिश करें, कितनी राहत छत्तीसगढ़ के लिए मिल सकती है और ज़रूरतें छत्तीसगढ़ की हैं क्या? बिल्कुल, देखिए अनुराग जी, महत्वपूर्ण ये है कि आज जो कैबिनेट की बैठक है, मैं इस वक्त मुख्यमंत्री निवास के बाहर ही हूँ, मुख्यमंत्री निवास में बैठक चल रही है इसी को लेकर कि लॉकडाउन के बाद की स्थिति और जो राहत पैकेज जो जारी किया जा रहा है उसको किस तरह से छत्तीसगढ़ में उसका उपयोग हो सकता है। महत्वपूर्ण चीज है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये सभी विषय कैबिनेट में आ रहे हैं। कल जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ था, माफ कीजिएगा, देश के नाम जो संबोधन हुआ था, उसके पहले भी 30 मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात की, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सबसे पहले उनका वही आर्थिक पैकेज 30,000 करोड़ का तत्काल आर्थिक पैकेज की उन्होंने मांग की है। कहीं ना कहीं देखिए, अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, स्मॉल इंडस्ट्री यहाँ पर है, ये पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इंडस्ट्री की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अब शुरू भी हो गई है, तो जब तक आपके पास अगर आप प्रोडक्ट बना भी लेंगे, कोई खपत नहीं होगी, तो आखिर वो इंडस्ट्री कितने दिन चल पाएगी। मजदूर जो है वो जितने यहाँ आए थे सब के सब अपने अपने घर में चले गए, तो वापस उसको शुरू करने के लिए आपको रिलीफ देना ही पड़ेगा इंडस्ट्री को, नहीं तो इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। चाहे वो छोटी छोटी इंडस्ट्री हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, सभी को राहत पैकेज की जरूरत है। कृषि आधारित उद्योग सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि पूरी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। अब किसानों की हालत बहुत खराब है, जो फसल उपजाई गई थी वो बाहर नहीं जा पाई, सब्जी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लाखों करोड़ों का नुकसान किसानों को हो चुका है। बहुत दिक्कत है कि अब किसान भी सर्वाइव कर पाए, तो कृषि और इंडस्ट्री में बेसिक आपको डालनी पड़ेगी पैसे, नहीं तो ऐसे में पूरा मार्केट तबाह हो जाएगा। मार्केट की स्थिति यह है, आधे मार्केट अभी खुल रहे हैं, आधे नहीं खुल रहे हैं, और जो खुल भी रहे हैं वहां लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये जो कोरोना का भयंकर काल आया हुआ है, 1.5 से 2 महीने जो अपने खराब हुए हैं लॉकडाउन के चलते, उसको अगर अर्थव्यवस्था को आपको वापस पटरी पे लाना, क्योंकि पैसे आपको मार्केट में डालने पड़ेंगे, जब तक कैश इनफ्लो मार्केट में नहीं रहेगा कोई उद्योग कोई पर्सनल व्यापार सर्वाइव नहीं कर सकता, ये सभी को मालूम है। फिलहाल ये भी बात की गई थी कि पैसे मजदूरों के खाते में डालने की बात की गई, डायरेक्ट आप डालिए कृषि। ठीक है आदित्य, एक बार फिर आपके पास लौटेंगे और तमाम टेक्निकलिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। सैयद आमिर हुसैन हमारे सहयोगी दिल्ली से इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं वित्त मंत्रालय के बाहर से। सैयद, अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करें, MSME सेक्टर यानी कि जो छोटे उद्योग हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। GST सेक्टर में हो सकता है कि एक छूट आम लोगों को दी जाए। मजदूरों के लिए सरकार सोच रही है, इसके अलावा और तमाम किसान वर्ग और भी दूसरे मिडिल क्लास फैमिलीज, सबके बारे में सरकार सोच रही है, लेकिन आवंटन किस आधार पर होगा? क्या जरूरत के हिसाब से सरकार बंटवारा करेगी, या फिर सरकार के पास कोई ऐसा स्लैब होगा जिसके हिसाब से सरकार ने यह तय कर लिया हो कि इस हिसाब से इस सेक्टर को इतना मिलना चाहिए? देखिए, डीबीटी के थ्रू जरूर थोड़ा बहुत अकाउंट में जाने की संभावना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सकता है जी। लेकिन जो MSME सेक्टर है, जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकल और वोकल, तो लोकल से आप खरीदे सामान, और ये वो समय है जब आप दूसरे देशों पे आश्रित ना होकर इंपोर्ट को घटा सकते हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ में अपना जो कंजम्पशन है, भारत का कंजम्पशन है, उसको अपनी जरूरत के हिसाब से पूरा भी कर सकते हैं। तो MSME सेक्टर में जो कि छूट दी जा सकती है, वो ये सूत्र बता रहे हैं कि जो उनको लोन मिलता था और लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता था वो कहीं 8 से 9% होता था, जिसको घटा के 3% तक किया जा सकता है। तो बीच का जो 6% है वो माना जा रहा है कि सरकार बेयर करेगी, जो कि इस छूट के आधार पे होगा।
2 से 2.5 लाख करोड़ का राहत पैकेज ऐसा मुमकिन बताया जा रहा है। हालांकि नितिन गडकरी साहब सूत्रों से बता रहे हैं कि वो 1 लाख करोड़ के करीब हो सकता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, कृषि क्षेत्र के लिए भी सरकार ने बड़े पैकेज के ऐलान की घोषणा की हुई है। ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे आज शाम को 4 बजे निर्मला सीतारमण बताएंगी। इसके अलावा कोलेट्रल लोन जो है छोटी इंडस्ट्री के लिए, छोटे होटल रेस्टोरेंट तमाम चीजों के लिए कोलेट्रल लोन जो है उसमें भी छूट देने की संभावना है, जिसमें उसमें गारंटर के तौर पर सरकार सामने आएगी। जीएसटी को रेट कट करने की संभावना जताई जा रही है, जैसे तमाम इंडस्ट्री की डिमांड भी थी और जब तमाम चैंबर्स ने डिमांड की थी कि आर्थिक पैकेज के साथ जीएसटी में भी थोड़ी राहत दी जाए, उसमें छूट की संभावना है। एविएशन सेक्टर जो है जो तंगी से गुजर रहा है उसमें छूट की संभावना और उसमें राहत पैकेज देने की संभावना है। तो ऐसे तमाम सेक्टर को कवर किया जाएगा। जो मजदूर तबका है, जो लेबर तबका है, उसको उबारने के लिए डीबीटी के थ्रू जो है पैसा पहुंचाया जा सकता है। मनरेगा जो है उस स्कीम को जो है बढ़ाया जा सकता है, खासतौर पे उसको जो है 150 से 200 दिन किया जा सकता है। तो सरकार अभी ये इसलिए मान रही है क्योंकि कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इंडस्ट्री बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, प्रोडक्शन 0 के बराबर हो गया है। तो ऐसे में तमाम चीजें इंडस्ट्री को उभारने के लिए बड़े पैकेज के ऐलान की जो आवंटित होंगी आमिर, और इसके लिए जाहिर तौर पर जो बार बार हम चीज कह रहे हैं कि इंतजार करना होगा शाम 4 बजे का, लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि लोगों की आखिर जरूरतें क्या हैं। इसी हिसाब से अगर धैर्यवर्धन जी मैं आपसे समझने की कोशिश करूं कि लोगों की जरूरतों को कितना ध्यान में रखा जाएगा, और अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री के साथ तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक भी हुई। आप लोग तो खुद बीजेपी शासित राज्य हैं, क्या प्रधानमंत्री तक आप लोगों ने अपनी बातों को पहुंचाया? क्या आपने बताया कि क्या जरूरत आपके प्रदेश की है, और उस हिसाब से आप लोग क्या उम्मीद करें कि केंद्र सरकार आपको क्या दे सकती है? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लेकर के हिंदुस्तान भर के तमाम अर्थ के जानकार, आर्थिक नीतियों के विशेषज्ञ सब अपने अपने स्तर पर इस समय अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए उसके लिए चिंतित थे और अपने अपने अमूल्य सुझाव लगातार सरकार को भेज रहे हैं। पर मुझे लग रहा है हिंदुस्तान के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी नजर सीधे सीधे चिड़िया की आंख पर है कि कैसे पैसे का बंदरबांट रोका जाए और जरूरतमंद व्यक्ति तक सीधे मदद पहुंचे। इसलिए उन्होंने जनधन योजना की शुरुआत की थी। आज के आर्थिक पैकेज में भी हो सकता है किसी बड़ी राशि का ऐलान ऐसा भी देखने को मिले जो सीधे गरीब मजदूर के और जरूरतमंद व्यक्ति के हाथ में पहुंचे। तमाम प्रकार के प्रयास लगाए जा रहे हैं कि छोटे उद्योग धंधों की रीढ़ टूट ना पाए, वो फिर से उठ खड़े हों। ये हम बेशक समझ रहे हैं धैर्यवर्धन जी, ये हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि यहाँ पर हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए जिसकी जो जरूरत उस हिसाब से सरकार उसे बांट रही है। लेकिन आप जरा समझिए, जैसे कि हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव भी बता रहे थे कि 10,000-30,000 करोड़ रुपए की मांग यहाँ पर की थी छत्तीसगढ़ सरकार ने, और इस तरह से उनका एक अलग तर्क था कि हम लोगों को किस किस हिसाब से अपनी योजनाओं के लिए पैसा चाहिए। अगर राज्य सरकारें आपसे इसी तरीके से पैसे मांगती हैं और आप बंटवारा करते हैं सेक्टर्स के हिसाब से, तो क्या एक मतभेद की स्थिति राज्यों में नहीं होगी? क्या मध्य प्रदेश की अपनी कुछ जरूरतें नहीं हो सकती हैं? पैसा मांगना राज्यों का काम है और उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना केंद्र सरकार का काम है, पर इस सबके बीच एक सामंजस्य तो स्थापित करना ही होगा, क्योंकि पेड़ तो वहां भी नहीं लगे हैं पैसे के प्रोडक्शन के। अगर राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति बिगड़ी है तो केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं डावाडोल हुई है, कमजोर हुई है। पर इसके बावजूद भी इतना बड़ा पैकेज लेकर के प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये बहुत उत्साह बढ़ा देने वाली बात है। सारे प्रदेश की सरकारों के लिए एक बड़ा आधारभूत एक मदद सिद्ध हो गया ये इस प्रकार का पैकेज। अब मेरा एक बड़ा निवेदन है, ये 2-3 महीने बड़े चिंता के हैं। चिंता के इसलिए हैं कि जून के बाद खेती किसानी शुरू होगी। मजदूर जिस आपाधापी के साथ अपना धैर्य और संयम खो करके अपने गृह राज्यों की ओर पलायन कर गए, अब मुझे लग रहा है कि 10-15 दिन बाद यदि हालात सुधरेंगे तो एक नई समस्या यही भी उत्पन्न होगी कि वो उसी अनुपात पर वापस भी लौटना चाहेंगे, क्योंकि वहां से उनको खबरें मिलेंगी कि भाई फैक्ट्री चालू हो गई है, उद्योग धंधे चालू हो गए, प्रोडक्शन प्रारंभ हो गया है, अगर आप नहीं लौटे तो किसी और मजदूर को काम मिल जाएगा। तो ये बहुत समझदारी का समय होगा अगले 2-3 महीने। तो सर ये अपील आप थोड़े समय पहले करते, जब मजदूर परेशान होकर दर-बदर भटक रहे थे तो उनका हिमायती बनता हुआ कोई सामने नहीं आया, कोई समझाने वाला सामने नहीं आया, और यही वजह थी कि मजदूर जो थे वो पैदल ही पलायन करने को मजबूर हो गए। उन्हें को बताने को तैयार नहीं था कि आखिर कदम क्या उठाए जा रहे हैं या स्थितियां कब तक ठीक होंगी। आपने तो फिर भी 15 दिन की बात कह दी, हालांकि कोई दूसरा व्यक्ति इस पर कुछ कह ही नहीं रहा है कि कब तक स्थितियां बेहतर होंगी। सैयद आमिर कुछ कहना चाह रहे थे। आमिर
देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र अभी आपने भी छेड़ा, वो ये कि सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा तो कर दी है, लेकिन बड़ी संख्या में आपने देखा कि भारत के तमाम मेट्रो शहरों से या सेमी मेट्रो शहरों से, जहां पे इंडस्ट्रीज है, वहां से बड़ी मात्रा में मजदूरों का, लेबर का, जो वहां पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनका बड़ा पलायन हुआ है। अभी माना यह जा रहा है कि 40% से ज्यादा पलायन अब तक हो चुका है। अगर दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, तमाम जगहों से, और ये पलायन जो हुआ है ये फैक्ट्री वर्कर्स हैं। और ये फैक्ट्री वर्कर्स जब वापस नहीं आएंगे तो फैक्ट्रियां स्टार्ट कैसे होंगी, और फैक्ट्रियां स्टार्ट नहीं होंगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा। ये एक समस्या के तौर पर निकल के सामने आ रहा है, और इस पर राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को आर्थिक पैकेज के बाद भी चुनौतियां बहुत सारी नजर आती हैं। सैयद आमिर, देखने वाली बात होगी कैसे इससे पार पाया जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सैयद आमिर, आदित्य नामदेव और धैर्यवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बीच खबर भोपाल से, जहां पर अब से कुछ ही देर में राजभवन पहुंच रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट बेहद तेज है, जल्दी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार, ये खबर मिल पा रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल पर संघ मुहर लगाएगा। राज्यपाल से मिलने से पहले सीएम अचानक संघ कार्यालय पहुंच गए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संघ के पदाधिकारियों से चर्चा भी की, और राज्यपाल से मुलाकात के बाद हो सकता है तस्वीर और ज्यादा बेहतर सामने आए। दीप्ति चौरसिया हमारी सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति, क्या जानकारी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी? देखिए अनुराग, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो 3 मई के बाद वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, लेकिन लॉकडाउन बढ़ गया और मंत्रिमंडल विस्तार पे 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये तो जरूर अटकलें हैं कि 17 के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन एक बड़ी बात ये बोली जा रही है कि जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली में आलाकमान से कोई बात नहीं हो जाती या फिर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई बात नहीं हो जाती, तब तक मंत्रिमंडल को लेकर किसी भी तरह का कुछ फाइनलाइज नहीं किया जा सकता। उसकी एक वजह सबसे बड़ी ये बताई जा रही है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में एंट्री करी है, कहीं ना कहीं बीजेपी के सत्ता और संगठन दोनों के समीकरण काफी कुछ बदल चुके हैं। खासकर ये है कि जब सिंधिया समर्थक अपना इस्तीफा देकर आए थे, तभी उनको ये कहा गया था कि उनको सबको मंत्री बनाया जाएगा। तो अभी सिंधिया कोटे से 2 मंत्री बने हैं, 4 मंत्री बनना बाकी हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग जो अपनी मर्जी से जो विधायक बीजेपी के साथ जुड़े थे, जिसमें एक हरदीप सिंह डंग थे, जिसमें बिसाहू लाल थे, जिसमें एक रणवीर सिंह जाटव थे, जिसमें इंदल सिंह कंसाना थे, इनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की बात होगी। तो मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के नाम तय करना अभी बहुत आसान नहीं दिखाई दे रहा। और जहां तक आज की बैठक है तो ये माना जा सकता है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हो सकती है, और हो सकता है कि चूंकि अब 18 के बाद लॉकडाउन का स्वरूप क्या होना है, इसके लिए जो है सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स में भी अब अलग अलग चर्चा हो रही है। कलेक्टरों से आज रिपोर्ट ली जानी है, तो हो सकता है कि लॉकडाउन जैसी कोई बात या कोविड के लिए अब तक सरकार ने क्या किया, इस तरह की भी कोई रिपोर्ट के लिए कोई सौजन्य मुलाकात करी हो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। लेकिन यह तय है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 17 के बाद कभी भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं संभावनाएं दीप्ति बहुत सारी हैं। अभी बातें जो है वो हवा में तैर रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं, हो सकता है इस पर जल्दी कोई मुहर लग जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, अभी आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो बड़ी बात, बड़ा पहलू यहाँ पर दीप्ति ने सामने रखा, वो ये कि नाम कौन सा तय किए जाएंगे। फिलहाल उसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें